नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉडल एजुकेशन। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो वर्ग 3 की बहुत बड़ी खुशखबरी है। द्वितीय काउंसलिंग मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 4 आदेश आए हैं, 4 अपडेट आए हैं। उसको हम एक-एक अपडेट को आपको विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। तो हम ये वीडियो में समझाएँगे जो संभावित प्रश्न हैं, जो ऐसे प्रश्न डॉक्यूमेंट के संबंध में ऐसे प्रश्न जिन्हें आप पूछना चाहते हो, तो उनके क्वेश्चन और उनके आंसर क्या हैं, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो ये रही वह जानकारी। ये लिखा है आपका प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 संभावित प्रश्न और उत्तर आपके हम देखते हैं। एक एक प्रश्न लेंगे और उत्तर पढ़ेंगे। पहला है इसमें प्रश्न, अतिथि शिक्षक जो आपके अतिथि शिक्षक हैं, प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? कब तक का मान्य होगा? इसमें लिखा है 31 मार्च 2023 के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। दूसरा प्रश्न जो आप पूछना चाहेंगे, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए? इसमें लिखा है मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 वर्ष तथा 3 शैक्षणिक सत्र में काम किया हो। स्कूली शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये आपकी अतिथियों के बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या उपाधियाँ नियमित रूप से की जाती है, तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? जैसे कोई अतिथि शिक्षक है, वो स्कूल में पढ़ाने जाते रहे और उन्हें नियमित कोई उपाधि कर ली, तो उसके संबंध में आंसर क्या है? जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या उत्तरोपाधि प्राप्त की है, तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। आपका मान्य ये नहीं होगा। दोनों कार्य, अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह कह रहे हैं दोनों कार्य हैं, जैसे अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि मुख्यालय एक ही है, जिसमें आप पढ़ाते थे और उसी से पढ़ रहे हैं, उसका मुख्यालय एक ही है, तो आपका मान्य किया जाएगा, अन्यथा आपका मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसका आंसर देखिए, निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि में मेरिट क्रम में अभ्यर्थी मान्य किया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अतिथि में गेस्ट फैकल्टी में मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा आयु सीमा में रहते हुए गैर अतिथि मेरिट में मान्य किया जाएगा, अतिथि में नहीं किया जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है आपका, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता किस दिनांक तक की मान्य होगी? तो इसमें उत्तर लिखा है, दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक को संबंधित अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता की अंक सूची उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इस दिनांक के बाद जारी अनुसूची मान्य नहीं की जाएगी। जो अंक सूची है फिर मान्य नहीं होंगे। अंक सूची कब तक की चाहिए? जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ये लिखा है दस्तावेज अपलोड प्रारंभ दिनांक से, यदि आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं उस दिन तक यदि आपकी अंक सूची आ जाती है तो मान्य की जाएगी। छठवां प्रश्न है, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? जी नहीं। इन्हें लिखा है जी नहीं। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल स्थायी जाति भी कैसा होना चाहिए? डिजिटल नवीनीकृत मान्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 7 है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपका, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम, पिता या पति के नाम होना चाहिए? आंसर देखिए, उत्तर देखिए इसका, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से मान्य होता है। विवाहित महिला के पति के नाम से बना प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो विवाहित महिला के पति के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये कह रहे हैं कि यदि महिला हैं और उनके पिता के नाम से होना चाहिए, लेकिन शादी हो गई है, तो फिर उससे संबंध नहीं है, पिता के ही मान्य से होगा। शादी हो गई हो तब भी और नहीं हुई हो तब भी पिता के नाम से ही होना चाहिए। आठवां देखते हैं, पात्रता परीक्षा में कौन ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया था? क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मेरा चयन ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा? मान लीजिए पहले आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं था, तो उसको आपने टिक नहीं किया था, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है, तो क्या करें? इसमें लिखा है जी नहीं। पात्रता परीक्षा में पीईबी पुराना नाम था और इसका नया नाम है ईएसबी द्वारा परीक्षा परिणाम में अंकित कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। जब आपने टिक नहीं किया था, राइट का निशान नहीं लगाया था, तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, पीईबी और ईएसबी ये थोड़ा सा विसंगत लगा हमें। जब अंक सूची आपकी आज दिनांक तक मान्य की जा रही है, तो आपका ई जो डब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो भी आपका आज दिनांक तक मान्य करना चाहिए, या फिर अंक सूची उसी दिन की हो जब फार्म भरा हो। तो थोड़ी विसंगतियां हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं देखते हैं आगे। ठीक है, पीईबी या ईएसबी में पात्रता परीक्षा में
ईडब्ल्यूएस पर टिक किया था, मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आती हूँ या आता हूँ, क्या करूँ? ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए धोखे से आपका टिक हो गया था लेकिन वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, या किसी ने पहले कर दिया फिर उनका जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बना, तो उनके लिए क्या है, अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक होने पर मेरिट अंक में अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी या किया जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस में मान्य हो गया तो अनारक्षित वर्ग में मान्य किया जाएगा, यदि 90 से कम अंक हैं तो अभ्यर्थी अमान्य किया जाएगा। इसमें लिखा है कि मैंने पहले टिक किया था लेकिन अब नहीं है तो वो ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं ले पाएगा, उन्हें उसे अनारक्षित वर्ग में ही डालेंगे। आगे देखते हैं हम 8वां 9वां प्रश्न है, मैंने पीईबी या ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया था, जबकि मैं एसटी में आता हूँ या आती हूँ, क्या मुझे एसटी की नियुक्ति मिलेगी? तो ये तो स्पष्ट नहीं मिलेगी, ये लिखा है नहीं मिलेगी। यदि आपने एससी का टिक किया था तो आपके पास एससी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और एसटी का किया था तो एसटी का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का किया था तो ईडब्ल्यूएस का किया था तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं, पात्रता परीक्षा पीबी और ईएसबी द्वारा किए गए प्रवर्ग को ही मान्य किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक इससे अधिक हैं। मेरिट अंक में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थी मान्य किया जाएगा, यदि 90 से कम अंक हैं तो अभ्यर्थियों को अमान्य कर दिया जाएगा। यदि आपने धोखे से एससी टिक कर दिया, आप एससी में नहीं आते तो सीधे आप जनरल में जाओगे, अनारक्षित में जाओगे, ऐसा इनका कहना है। आगे देखते हैं प्रश्न 10, मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्था अमान्य कर दी जाएगी? देखते हैं आगे, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा, ठीक है, सैनिक 2, ठीक है ना, जो अनारक्षित है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, ईडब्ल्यूएस यथास्थिति परिवर्तित किया जाएगा। यदि आपने भूतपूर्व सैनिक में कर दिया है, क्या अमान्य होगा? तो उन्होंने कहा है भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर सत्यापनकर्ता द्वारा, जो सत्यापन कर रहे हैं उनके द्वारा, ठीक है ना, सैनिक 2 ये पूरी कैटेगरी दी हैं, यथास्थिति परिवर्तित किया जाएगा, तो वो आपको परिवर्तित कर देंगे, भूतपूर्व सैनिक था तो कर देंगे। तो 11वां प्रश्न है, दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, मुझे एमएच या एलडी किया जाना है, एमएच से एलडी किया जाना है। तो इसमें लिखा है पीबी और ईएसबी द्वारा परीक्षा प्रमाण पत्र में कैटेगरी ही दिव्यांगता मान्य होगी, कैटेगरी परिवर्तित नहीं की जाएगी, आपकी जो कैटेगरी है वो परिवर्तित नहीं की जाएगी। जैसे आपने पहले लिख दिया कि मैं श्रवण हूँ, सुन नहीं पाता हूँ, फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं पाता हूँ, तो ये कैटेगरी मान्य नहीं की जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका 12 है वो देखते हैं। ये रहा आपका 12वां प्रश्न, मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या मैं यह मान्य होगा? अस्थायी है, देखते हैं नहीं, अस्थायी नहीं मान्य होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है उन्हें 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता का समकक्ष अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अस्थायी मान्य नहीं किया जाएगा, स्थायी मान्य किया जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं। एक सत्र था, मान लीजिए अपन ने 2022 और 2023, इन सालों में अपन ने 2 डिग्री कर ली, तो वो मान्य है कि नहीं है? आगे देखते हैं उत्तर क्या कह रहे हैं वो, 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थी को अमान्य किया जाएगा। यदि नियमित है तो अमान्य किया जाएगा। मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ने गए, उसी समय दूसरे कॉलेज में पढ़ने गए, या कोई डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, कैसे पढ़ सकते हैं? आगे देखते हैं, एक नियमित उपाधि एवं एक नियमित पदोपाधि की स्थिति में भी अभ्यर्थी अमान्य होगा। जैसे मान लीजिए एक आप डिग्री कर रहे हैं, एक डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन नियमित हैं तब भी आप अमान्य हो गए। आगे देखते हैं, एक नियमित उपाधि एवं एक प्राइवेट उपाधि होने पर अभ्यर्थी मान्य होगा। आपने कॉलेज से एक नियमित उपाधि की और एक आपने क्या किया, प्राइवेट की। यहाँ आप लगातार कॉलेज जाते रहे, यहाँ सिर्फ प्राइवेट में पेपर देने जाने पड़ता है, तो आपका ये मान्य किया जाएगा। अगला प्रश्न, एक नियमित उपाधि एवं एक प्राइवेट पदोपाधि होने पर अभ्यर्थता अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यदि आपने एक नियमित डिप्लोमा या डिग्री की है और एक प्राइवेट डिप्लोमा या डिग्री की है तो आपका वो मान्य किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं क्या है प्रश्न, क्या बीएड उपाधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी? आगे देखते हैं, जी नहीं, जो आपकी बीएड है उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलेगी। किसी भी अभ्यर्थी को योग्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आप डीएड किए हों, डीएलएड किए हों या आप बीएड किए हों, प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, डीएलएड अथवा बीएड अनिवार्य अर्हता है। चयन हेतु पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षणिकता एवं व्यावसायिक योग्यता
होने पर ही अभ्यर्थी मान्य होगा। जो आपकी शैक्षणिकता है, ये तो आपकी बेसिक है, इसमें किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 15 है, सूची कैटेगरी रैंक के आधार पर तैयार होती है क्या? इसमें लिखा है जी हाँ, कैटेगरी के रैंक पे होती है, ठीक है ना? चयन काउंसलिंग रैंक के आधार पर एवं प्रवर्ग के आधार पर ही किया जाता है एवं नियुक्ति आदेश में भी काउंसलेटेड रैंक ही प्रदर्शित की जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं? इसमें लिखा है मान्य नहीं होगा। जो आपका केंद्र का जाति है वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का जाति ही मान्य किया जाएगा। इनका मतलब है जैसे मान लीजिए एससी है, एसटी है या फिर आपका ईडब्ल्यूएस है, तो जो एमपी वालों ने बनाया है वही ये मान्य करेंगे, केंद्र का मान्य नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं, महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम या नाम में परिवर्तन होता है तो क्या है? उपनाम या नाम का शपथ पत्र प्रमाण पत्र लिया जाएगा। यदि आपका घर वालों ने कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी लड़की की शादी हो गई तो जब वो ससुराल जाती है तो उसका नाम बदल देते हैं, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तो ये रहे आपके सभी प्रश्न। तो ये जो आप प्रश्न पूछ सकते थे वो सरकार ने पहले लिख के दिए हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।